चीन किस बात का बिल मांगेगा हमसे? किराया तो उस चीज़ का वो मांगेगा जो चीज़ हमने उसकी कोई इस्तेमाल की है और वो उसका किराया मांग लेगा। JF-17 हमारे अपने हैं, F-16 हमारे अपने हैं, J-10 हमने उनसे खरीद के इंटीग्रेट कर लिए हुए हैं, PL-15 हमने खरीद लिया हुआ है। किस बात का चीन ने हमसे बिल मांगना है? पहली दफा चीन का असला मगरिब के असले के मुकाबले में इस्तेमाल हुआ और चीन के असले को फतह हुआ। मरियम भट्टू ने यह कहा कि जो अंडे वाला मामला है वो बड़ा ही स्क्रिप्टेड है। पीटीआई का सोशल मीडिया मरियम भट्टू के कपड़े उतारे तो ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, वो उनके घर का मामला है, फिर वो जायज हो जाता है। अगर आपको एस्टेब्लिशमेंट से इतनी लड़ाई है तो आपने क्यों एस्टेब्लिशमेंट का बंदा वजीर आला रखा हुआ है? आप हटा दें, इस हुकूमत जाती है तो जाए, आपके हम एस्टेब्लिशमेंट का बंदा नहीं रखेंगे। 3 जर्नैल हैं जो अपनी पेंशन डॉलर्स में ले रहे हैं, उनकी उम्र को 85 साल के करीब है। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। तो नाज़रीन, आज के ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे आज एक दिन दो खुशियाँ। सबसे पहले तो जश्न मिलादुन नबी और फिर उसके बाद यौम दिफा मुल्क भर में जोशो खरोश के साथ, अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। फिर नन भावच की लड़ाई जो है ये और भी आश्कार हो गई है, एक दूसरे को ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। फिर यूट्यूबर्स क्या कह रहे हैं? फिर खान साहब ने ये भी कहा है कि केपी में तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। फिर सेनेटर मुश्ताक अरसादरा से नौजवानों की जहन साजी कर रहे हैं फौज के खिलाफ, उनकी जानिब से क्या नए इल्जाम लगाए गए हैं। ये तमाम टॉपिक्स हम आज के ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो मुजम्मिल साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? आपको भी ईद मिलादुन नबी की खुशियां मुबारक हों। और हमारे नाज़रीन को और भी। यौम दिफा तो अपनी जगह मौजूद है ही, और आज बड़ा यूनिक दिन है कि दोनों दिन इकट्ठे हैं। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे सबसे पहले कि जिस तरह आज यौम दिफा और ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है, तो कराची में तकरीब से खिताब करते हुए एयर वाइस मार्शल शहरयार खान ने कहा कि पिछली दफ़ा तो 6-0 था, लेकिन अब अगली दफ़ा 60-0 होगा। लेकिन कुछ साजिशी अनासिर जो हैं, वो इस फतह को धुंधलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी, जैसे कि आदिल राजा की जानिब से ट्वीट किया गया है कि चीन ने 4 रोज़ा जंग का बिल मांग दिया है। क्या वाक़ई ये दुरुस्त है? अच्छा, मेरी बात सुनिए, चीन किस बात का बिल मांगेगा हमसे? हमने कुछ चीन के जहाज किराए के लिए हुए थे जो वो उनका लीज मांग लेगा? जहाज हमने खरीदे हुए थे, मिसाइल हमने खरीदे हुए थे, हमारी मलकियत थे। लेकिन ना, किराया तो उस चीज़ का वो मांगेगा जो चीज़ हमने उसकी कोई इस्तेमाल की है, और वो उसका किराया मांग लेगा। जब JF-17 हमारे अपने हैं, F-16 हमारे अपने हैं, J-10 हमने उनसे खरीद के इंटीग्रेट कर लिए हुए हैं, PL-15 हमने खरीद लिया हुआ है। किस बात का चीन ने हमसे बिल मांगना है? बल्कि चीन हमसे बहुत खुश है। पहली दफा चीन का असला मगरिब के असले के मुकाबले में इस्तेमाल हुआ और चीन के असले को फतह हुई। J-10C ने राफेल को मारा। चीन तो हमें करोड़ों अरबों डॉलर दे इस बात के कि हमने उसके असले की जो इंटरनेशनल धूम टेस्टिंग मचा करा दी दी है। है, कि ये साबित कर दिया है कि J-10C जो है वो राफेल से ज्यादा तगड़ा जहाज है, और JF-17 जो है वो उनके SU से बेहतर जहाज है। तो इस बात की तो चीन हमें खुश खुश होकर इनामो कराम दे, और नजर भी आ रहा है कि चीन हमसे बहुत खुश है। जो चीन की परेड हुई है, अगर पाकिस्तान, आप मैं आपको एक मंजरनामा देता हूँ। हाँ जी। अगर राफेल ने 6 J-10C गिरा दिए होते तो चीन की इस परेड की ये शान होनी थी? नहीं। पूरी दुनिया ने कहना था कि चीनी जहाज जो है वो नाकस है, नकारा है, और चीनी जहाज जो है वो फ्रांस के राफेल के सामने खड़े नहीं हो सके। ट्रंप ने तो खुद तारीफ की है। आज सूरत हाल ये है कि वो कह रहे हैं कि J-10C के आगे राफेल खड़ा नहीं हो सका। तो मेरे ख्याल में चीन ने हमसे क्या बिल लेना है? देखें, चीन की दुनिया में मार्केटिंग हुई हमसे, चीन की ब्रांडिंग हुई, चीन के जहाज़ों की हाकमियत हुई दुनिया में, चीन के जहाज़ मगरिब के जहाज़ों के मुकाबले पे आके खड़े हुए, और उनको उनका मुकाबला मिला। चीन ने किस बात का बिल लेना है पाकिस्तान से? ये वो लोग हैं जो कभी कहते हैं कि अमेरिका जो है वो हमारे से नाराज हो गया है कि हम चीन के पास चले गए हैं, फिर कहते हैं चीन हमसे नाराज हो गया है, हम अमेरिका के पास चले गए हैं, फिर कहते हैं हमने अमेरिका को अड्डे दे दिए हैं ईरान के खिलाफ, फिर कहते हैं ईरान के साथ हम खड़े थे तो अमेरिका ने हम पर सैंक्शन लगा दिए हैं। ये रोज एक बयानिया बनाकर पाकिस्तान को तबाह करने का सोचते हैं, खुदा न खास्ता, और रोज नाकाम हो जाते हैं। मतलब ये दसन न किस गल दा बिल, एक मजाक है ना। बहरहाल, ये ऐसे ट्वीट्स तफरीह तबाह के लिए होते हैं, सीरियस लेने के लिए नहीं होते। या बस ये सिर्फ टैगलाइंस होती हैं? ये पीटीआई का नैरेटिव होता है। हुँ। उनकी ख्वाहिशात होती हैं।
इसी से आप समझ सकते हैं कि आदिल राजा को दिफाई मामलात का कितना पता है। वो एक जाहिल आदमी है, इसी से पता लगता है कि वो एक जाहिल आदमी। तो वो फिर इस तरह से बातें करके ही खुश हो जाते हैं, दिल को बहला लेते हैं, तो वो मुज़म्मिल एक साहब। नैरेटिव बनाते हैं। देखिए जैसे आपने सवाल किया, हुँ, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, हो चीन ने बिल मांग लिया है, हुँ। पाकिस्तान तो अब बिल ही नहीं दे सकेगा, तो अगली जंग कैसे लड़ेगा। लोगों को कंफ्यूज करने का मामला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुज़म्मिल साहब, नंद भावच की लड़ाई एक बार फिर अब सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। मरियम बट्टू जो हैं वो इसकी जद में आ गई हैं। तो आप क्या कहेंगे? देखिए मरियम बट्टू ने ये कहा कि जो अंडे वाला मामला है वो बड़ा ही स्क्रिप्टेड है हुँ, और बड़ा ही फॉल्टी है। हम भी यही बात कह रहे हैं कि वो स्क्रिप्टेड है। हुँ, और अलीमा खान को एक स्ट्रेटजी के तहत पीटीआई का लीडर बनाया जा रहा है। इस काम में पीटीआई का सोशल मीडिया और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। मुझे ये नज़र आता है कि पीटीआई का सोशल मीडिया भी, चूँकि वो अलीमा खान के कंट्रोल में है, चूँकि उसको पैसे अलीमा खान के ज़रिए जाते हैं, बुशरा बीबी के ज़रिए नहीं जाते हैं, लिहाज़ा वो भी अलीमा खान के कंट्रोल में है और एस्टेब्लिशमेंट भी उनको लीडर बनाना चाहती है। हुँ। लिहाज़ा ये एक फिक्स मैच है बिटवीन पीटीआई, सोशल मीडिया एंड एस्टेब्लिशमेंट कि अलीमा खान को लीडर बनाया जाए। यकीनन ये बात बुशरा बीबी को पसंद नहीं है। हमने 26 नवंबर को देखा कि उनके अंदर तो लीडर बनने की तमाम खसूसियात मौजूद हैं। जिस तरह उन्होंने 26 नवंबर का लॉन्च किया, अपने खिताब किया, फिर वो जिस तरह लोगों को वेव कर रही थीं, वो तो खुद लीडर बनना चाहती हैं। और मरियम रियाज़ भट्टू वगैरह अपनी बहन को लीडर और क इमरान खान सानी के तौर पे, उसके वारिस के तौर पे देखते हैं। तो टेक्निकली ये नान बावज की है कि किसने पीटीआई पे कब्ज़ा करना है। दोनों इमरान खान की लाश पर सियासत करने का सोच रही हैं। बहन भी और बुशरा बीबी भी। मरियम बट्टू बुशरा बीबी के जो इंटरेस्ट हैं उनको वॉच कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ फिक्स मैच है, पीटीआई का सोशल मीडिया उनको पड़ गया। मैंने देखा कुछ ट्रोल अकाउंट्स ने वो खबर भी निकाली हुई थी, जिसमें मरियम बट्टू ने ये वज़ाहत की कि मैं इमरान खान से शादी नहीं कर रही। और ये कोशिश की कि उनका इमरान खान से स्कैंडल भी है, ऐसी चीज़ें भी ट्वीट मैंने देखी पीटीआई सोशल मीडिया की तरफ से। अब अगर ये एस्टेब्लिशमेंट में या पीएमएलएन के ट्रोल अकाउंट्स ने किया होता तो आप कहते हैं कि मरियम भट्टू की बड़ी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है। लेकिन अगर पीटीआई का सोशल मीडिया मरियम भट्टू के कपड़े उतारे, तो ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, वो उनके घर का मामला है, फिर वो जायज़ हो जाता है। लेकिन जो अंडे वाला मामला है, वो यकीनन एक फिक्स और स्क्रिप्टेड मैच था। और कुछ लोगों का ख़्याल है कि बुशरा बीबी ने अंडा पड़वाया है, कुछ का ख़्याल है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ फ़िक्स मैच है और अली मखान ने खुद को खुद ही अंडा पड़वाया है। बहरहाल लेकिन अंडा उम, पड़वाया है, मरवाया गया है, साज़िश है, एक बात बड़ी सिंपल है, मुकाफ़ात अमल है। कल जब नवाज़ शरीफ को मैंने कल भी कहा जूता पड़ने पे खुशियाँ मना रहे थे, आज खुद को खुद ही अंडा पड़वा के मज़लूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ये ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? नहीं, सियासत है इसमें लोग अपने ऊपर सियासी के लिए आप बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वजीराबाद पर जो इमरान खान पर फायरिंग का ड्रामा हुआ है वो भी एक स्क्रिप्टेड था कि वो वहां से वापस शौकत खाना मानना चाहते थे। तो ये सब स्क्रिप्टेड है क्योंकि उसमें भी कभी ये स्टैब्लिश तो नहीं हुआ कि उनको को लगी थी गोली। और वो आपने वो प्लस्तर देखा कि वो व्हील चेयर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे और रेंजर्स वाले उनको कान से पकड़ के पैदल चला कर ले गए, तो टांग में कोई जख्म ही नहीं था, जाली लंगड़े थे। तो ये स्क्रिप्टेड चीज़ें की जाती हैं सियासत में और पीटीआई तो बहुत करती है। इमरान खान का प्लस्तर भी स्क्रिप्टेड था, ये अंडा भी स्क्रिप्टेड है और सब कुछ स्क्रिप्टेड था। मुज़म्मिल साहब, खान साहब की जानिब से कहा गया है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए केपी में ये ऑपरेशन शुरू किया गया है और सीएम केपी को मैं खुसूसी हिदायत जारी करता हूँ कि ये जो केपी की अवाम है वो सैलाब से पहले ही बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, तो भरपूर मज़ामत करके इस ऑपरेशन को रुकवाया जाए। तो क्या दहशतगर्दी को ख़त्म करना केपी हुकूमत ख़त्म करने के मुतरादिफ है? नहीं, देखिए मेरी बात सुनें। हुँ, इमरान बहुत सारे मैंने कल ये भी देखा कि वो कहने लगे जी इससे पहले इमरान हमने शेर अफ़ज़ल मरवत को इसलिए निकाला था कि वो एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट था। अब वो मरियम भट्टू को एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कह रहे थे जब, तो भाई गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है, आप गंडापुर को इस्तीफ़ा देने का कह दें कि गंडापुर रिज़ाइन कर दे। किसने रोका इमरान खान को ये कहने के लिए कि गंडापुर इस्तीफ़ा दे दे? आपको एक तरफ आप सब कहते हैं कि गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है, दूसरी तरफ आप उसकी हुकूमत बचाना भी चाहते हैं। हुँ।
क्योंकि आपको हुकूमत तो गंद के टोकरे में भी मिल जाए तो पीटीआई कबूल कर लेती है। अब गंडापुर की हुकूमत भी बचाने के लिए इमरान खान बेताब हैं। जो गंडापुर उनकी कोई बात नहीं मानता, जिसको पीटीआई का सोशल मीडिया एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कहता है, जो इमरान खान से मुलाकात के लिए नहीं आता, जो अपनी मर्जी करता है, जिस पर 100 इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन उसकी हुकूमत बचाने के लिए इमरान खान बड़े बेताब हैं कि उसकी हुकूमत बची रहनी चाहिए, क्योंकि उस हुकूमत के मफाद हैं, फ़ायदे हैं। तो ये आप देखें कि मेरा मतलब है कि अगर आपको एस्टेब्लिशमेंट से इतनी लड़ाई है, तो आपने क्यों एस्टेब्लिशमेंट का बंदा वज़ीर आला रखा हुआ है? आप हटा दें, इस हुकूमत जाती है तो जाए आपके यहाँ, हम एस्टेब्लिशमेंट का बंदा नहीं रखेंगे। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हुकूमत के साथ की सूरत में आपको कबूल है, चाहे वो बैरिस्टर सैफ हो, चाहे वो गंडापुर हो, लेकिन वैसे आपको नहीं कबूल है शेर अफ़ज़ल मरवत, क्योंकि वो हुकूमत तो नहीं लाके दे रहा ना आपको। मुज़म्मिल साहब, एक और बात जानना चाहूँगी आपसे, कितनी हकीकत है, काफ़ी बड़ी खबर है कि 161 रिटायर्ड जनरल जो हैं, वो डॉलर्स में पेंशन वसूल कर रहे हैं और अगर इसकी कुल मालियत बताई जाए तो वो है $200 मिलियन और ऐसा कहना है सेनेटर मुश्ताक का। तो आपको क्या लगता है, ये भी डिसइन्फॉर्मेशन है या इसमें कोई रियलिटी है? ये झूठ है। और सेनेटर मुश्ताक को जमात इस्लामी से भी इसीलिए फ़ारिग किया गया, उनकी मुझे लगता है ज़हनी हालत ठीक नहीं है। हुँ, पाकिस्तान में एक कानून मौजूद था, जो 1959 तक था, कि लोग डॉलर्स में पेंशन ले सकते थे। 1959 में ये कानून ख़त्म कर दिया गया। लिहाजा जो लोग 1959 या 1959 से पहले भर्ती हुए, जॉब में आए, उनको ये इस्तेहकाक हासिल है कि वो डॉलर्स में पेंशन ले सकते हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक उस उम्र के 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोग होंगे, जो आप देखें ना, जो 60 में हुआ, तो आज वो आप समझें 60 में अगर वो 20 साल का भी था, तो 60 को आज 65 साल ये हो गए, तो वो 85 साल का होगा। तो ऐसे जो जर्नैल हैं, इनकी तादाद सिर्फ 3 है, जो डॉलर में पेंशन ले सकते हैं, जो 1959 से पहले भर्ती हुए थे। हुँ। बाकी सब रुपयों में ले रहे हैं, और वो सिर्फ 3 जर्नैल हैं जो अपनी पेंशन डॉलर्स में ले रहे हैं। उनकी उम्र को 85 साल के करीब है, और वो चूँकि 1959 से पहले भर्ती हुए थे, 1959 से पहले जो ब्यूरोक्रेट्स भी भर्ती हुए थे, वो भी डॉलर्स में पेंशन ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कानून मौजूद था। और वो कोई 140 के करीब ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी ज़िंदा हैं और वो भी डॉलर्स में पेंशन ले रहे हैं। लेकिन ये रकम इतनी ज़्यादा नहीं है। मौजूदा किसी जर्नैल को, जो अब रिटायर हो रहा है, डॉलर में पेंशन लेने का कानून ही मौजूद नहीं है। ये कानून 1959 के बाद ख़त्म कर दिया गया था, और उसके बाद 1960 में जो लोग भर्ती हुए, उसके बाद से आज तक जो भर्ती हुए हैं, वो रुपयों में ही पेंशन लेते हैं, क्योंकि कानून यही है। ये कानून पाकिस्तान में 1959 तक मौजूद रहा है। मुज़म्मिल साहब, कुछ यूट्यूबर्स ने ये दावा किया है सिंध में फ्रंटमैन गुम होने का जो सीज़न है वो शुरू हो गया है, एजाज कासी लापता हैं और मुराद अली शाह जो है वो निशाने पर हैं और अब फौज को डीएचए कराची के लिए 6000 एकड़ ज़मीन जो है वो मुफ्त दरकार है। फिर साथ में वो ये भी चाहते हैं कि बिजली वहाँ पर दी जाए, गैस दी जाए और दीगर सहूलियात भी। फिर ये भी कहा जा रहा है कि ताज पेट्रोलियम के मोहम्मद अली शेख दुबई जाते हुए जहाज़ से ऑफलोड किया गया है और भी मुतादिद शख्सियात हैं जो कि निशाने पर हैं। सदर ज़रदारी को हटाए जाने की भी बातें हैं। तो ये क्या मामला है? पहली बात तो आप ये समझें कि डीएचए जो है ना, वो जगह प्राइवेट लैंड खरीदता है। सरकारी लैंड अगर हो तो वो भी वो मार्केट रेट पे लेता है, नहीं तो प्राइवेट लोगों से लैंड खरीदता है। जो लोग अब ये कह रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या मलक रियाज ने कब्जा नहीं किया कराची में? कराची में मैंने डीएचए तो इनको बड़ा याद आ जाता है। बहरिया का जो फ्रॉड है 427 अरब का सरकारी ज़मीन का, वो नहीं याद है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई डीएचए की ज़मीन का तनाज़ा मौजूद है कराची में। तनाज़ा वहाँ एहतसाब के हवाले से ज़रूर हो सकता है, और सिंध में एहतसाब के हवाले से सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध के गवर्नेंस के मॉडल के ऊपर सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और सब कहते हैं कि सिंध में हुकूमत में वो शफ़ाफ़ियत नहीं है जो पंजाब में मौजूद है, जब पंजाब से तकाबली जायज़ा किया जाता है। मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ जो साज़िशें हैं, वो कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर रही। जो आसिफ ज़रदारी साहब का ग्रुप है, शर्जील इनाम मेमन साहब का, वो मुराद अली शाह साहब को काफ़ी अरसे से हटवाने की साज़िश कर रहा है, जबकि बिलावल का आशीर्वाद मुराद अली शाह को हासिल है।
इसलिए जरदारी ग्रुप मुराद अली शाह को नहीं हटवा सका अब तक, क्योंकि शर्जील मेमन साहब वज़ीर आला बनना चाहते हैं मुराद अली शाह साहब की जगह, जबकि बिलावल जो हैं वो मुराद अली शाह साहब को वज़ीर आला रखना चाहते हैं। ये पीपल्स पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है। मुझे इसमें कोई इतना एस्टेब्लिशमेंट का रोल नज़र नहीं आता, एहतसाब के हवाले से ज़रूर नज़र आता है। अब ये जो बिजली और गैस की बात है, ये तो फेडरल गवर्नमेंट ने देनी होती है, ये हुँ। प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ही नहीं। इसका प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लेकिन लड़ाई तो एजाज बंद। काजी तो लापता है ना? सर वो लापता हैं, अब ये ज़रूरी तो नहीं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं। सिंध में लापता होने की और भी बहुत सी वजूहात होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि उनको आईएसआई ने ही उठा लिया हुआ है। वो और भी उनकी अपनी भी वॉरलॉर्ड्स की लड़ाई होती है, लेकिन कहानी सामने आ जाएगी। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।